आज के सेशन में हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस में नेफ्ट और आरटीजीएस जैसे मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझेंगे कि मनी ट्रांसफर कितने तरीकों से, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है वो कितने तरीकों से किया जाता है। फंड ट्रांसफर करना एक बड़ी समस्या है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में फंड ट्रांसफर करना बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी के बदलते ही हमारे पास नई सुविधाएं आ गई हैं और बैंकिंग सेक्टर ने अपनी नई सुविधाओं को फुल फंक्शंस में चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेपरलेस ट्रांसफर और ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेफ्ट जो है ये भी ऐसा ही पेपरलेस फंड ट्रांसफर, इजी, सिक्योर, ओवर इंटरनेट एक प्रकार का मनी ट्रांसफर सुविधा है जो कि बहुत पॉपुलर है। नेफ्ट नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। नेफ्ट मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और नेफ्ट एक फंड ट्रांसफर करने की सर्विस है जिसको तकरीबन नवंबर 2005 में बैंक्स ने शुरू किया। टू ट्रांसफर फंड सिक्योरली ऑन वन टू वन बेसिस। वन टू वन का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक आदमी से सीधे दूसरे आदमी के खाते में, और वो भी सिक्योर। सिक्योर इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे तो सिक्योरिटी रहती नहीं है। इंटरनेट पे लोग और हैकर्स जो है वो सिक्योरिटी ब्रीचिंग करने के लिए, सिक्योरिटी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहां पे सिक्योरली इसलिए है क्योंकि बैंक अपने नेटवर्क से इसको ट्रांसफर करता है। इट इज एग्जीक्यूटेड इन आवरली बैचेस। ये घंटों के बैचेस में, घंटे मतलब आधे घंटे भी हो सकता है, 1 घंटे भी है। इस वक्त क्या है, इस वक्त मेरे ख्याल से 30 मिनट्स या 1 आवर का बैच चलता है। आवरली बैचेस पे नेफ्ट की सुविधा अवेलेबल है इन ऑल द मेजर बैंक्स पूरे देश में। नेफ्ट की सुविधा हर एक ब्रांच में रहती है। आप उससे जो है फंड ट्रांसफर करवा सकते हैं, और बैंक इसको अपने नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर करता है वन टू वन। इसका उसको कुछ कमीशन भी रहता है, लेकिन बहुत ही सिक्योर तरीके से आपका पैसा ट्रांसफर होता है। नेफ्ट कंट्रोल्स बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस नेफ्ट के प्रोसीजर को कंट्रोल करता है। यानी आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, कहीं चोरी नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऐसा है, इनकेस तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो इंश्योर्ड होकर के पैसा जो है वो जिम्मेदारी बैंक की हो। बैंक की पूरी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरली वन टू वन बेसिस नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर करे। तो नेफ्ट आजकल बहुत यूज हो रहा है। आपके जो सैलरीज होती हैं या फिर पेंशन्स होती हैं वो गवर्नमेंट नेफ्ट के जरिए ही ट्रांसफर कर रही है। तो नेफ्ट एक बहुत ही पावरफुल फंड ट्रांसफर करने की सुविधा बैंक में मिली है। क्या फीचर्स हैं, टेबल यहां पे बनी हुई है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पे कुछ फीचर्स इसके अंदर हैं। वो फीचर्स हमें ध्यान रखने हैं, क्या फीचर्स हैं नेफ्ट में। नेफ्ट अभी आगे भी एक बार और भी आएगा और उसमें हम देखेंगे और क्या है उसमें। मनी ट्रांसफर इन बैच वाइज। बैच वाइज मतलब एक के बाद एक शेड्यूल में, एक एक घंटे के बैच में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैच वाइज मतलब हर घंटे, जिस घंटे में आपकी एप्लीकेशन, आप जाएंगे बैंक में, नेफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप नेफ्ट का एक फॉर्म होता है और भरना पड़ता है, आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कट जाएगा और बैंक के नेटवर्क में चला जाएगा। बैंक एक नेशनल बैंक, शायद बैंक ऑफ इंडिया लिया जाता है, तो वो अब तो हर एक बैंक अपना करने लगा है। तो मेजर ब्रांच जो थी वो मुंबई ब्रांच जो बैंक ऑफ इंडिया की है नेफ्ट के लिए, वही यूज की जाती थी। अभी क्या है वो पता करना होगा, गूगल पे ही पता लगेगा कि ये क्या है। तो अभी जो है वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच जो है वो अक्सर जो है यही पैसा ट्रांसफर करती है, वहां पैसा चला जाता है उस, और उसके बाद उस व्यक्ति के पहले बैंक के नेटवर्क में जाता है और वहां से फिर उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए सिक्योर है। मनी ट्रांसफर बैच वाइज होता है, नो मिनिमम लिमिट,
मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए की है, मैक्सिमम लिमिट जो है 10 लाख रुपए की है, लेकिन ये बदलती रहती है। कुछ दिन पहले ये कुछ 2 लाख थी, अब 10 लाख हो गई, क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंसी जो है लोग नेफ्ट के ऊपर करने लगे हैं, तो नेफ्ट की लिमिट सरकार को बढ़ानी पड़ी। तो अभी का 10 लाख है, पहले 2 लाख भी थी लिमिट। तो छोटे ट्रांसफर करना हो, सैलरी वगैरह ट्रांसफर करनी हो, यूजर कैन ट्रांसफर मनी टू नेपाल ऑल्सो। देखिए इस नेफ्ट के जरिए विदेशों में, विदेशों के लिए स्विफ्ट है, विदेश के लिए स्विफ्ट है, ये ध्यान रहे। अभी कुछ दिन पहले ट्रिपल सी में यही सवाल करा था कि बाहर विदेशी पैसा ट्रांसफर करना है विदेश में, तो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, और उसमें स्विफ्ट भी एक ऑप्शन। तो फंड ट्रांसफर बाहर करना हो तो दैट इज पॉसिबल थ्रू दी स्विफ्ट। इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना हो, लेकिन नेपाल में भी आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट द लिमिट टू नेपाल इज 50,000 पर ट्रांजेक्शन। 50,000 से ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते। पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नेफ्ट जो है वो 24/7 दिसंबर 16 2019 से नेफ्ट जो है वो 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। फ्रॉम 10 जुलाई 2017 नेफ्ट सिस्टम इज डन ऑन हाफ आवरली बैचेस। कुछ चेंजेस हुए नेफ्ट में, और ये चेंजेस वर्तमान में कस्टमर्स की डिपेंडेंसी नेफ्ट के ऊपर ज्यादा होने की वजह से हुए। नेफ्ट बहुत यूज हो रहा है और इससे सरकार को बड़ा फायदा है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का बैंक को बड़ा फायदा है। इससे बैंक अपने नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर करती है, हर एक ट्रांजेक्शन का पैसा लेते हैं। तो आप सोचिए कि इतने ट्रांजेक्शन होंगे तो बैंक की तो इनकम जो है वो बढ़ गई बहुत। तो बैंक भी अपना आवरली बेसिस में इसको चालू करने लगा। 10 जुलाई 2017 से आवरली बैचेस पे, पहले ये 1 घंटे पे होते थे, अब हाफ आवर 30 मिनट्स में ये बैच चालू हो गए। हर 30 मिनट्स में बैंक के पास जो भी नेफ्ट की रिक्वेस्ट आएगी वो उसमें प्रोसेस करने के लिए लगा देगा लाइन में, क्योंकि सिर्फ आप ही का पैसा नहीं है, हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ है जो कि ट्रांसफर करने के लिए। तो सिस्टम को भी टाइम लगता है, सिक्योरली ट्रांसफर करने में भी टाइम लगती, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लाखों लोगों का एक दिन में लाखों लोगों का पैसा ट्रांसफर होता है नेफ्ट से। इजी, क्विक एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन, नो नीड टू सेंड फिजिकल चेक और डीडी। कोई फिजिकल चेक या डीडी भेजने की जरूरत नहीं। आपने बोला नेफ्ट में जरूरत पड़ती है, जिसको ट्रांसफर करना होता है उसके आईएफएससी, एक बैंक ब्रांच नाम, बैंक की ब्रांच, आईएफएससी कोड, बस नेफ्ट करा दीजिए। कॉस्ट इफेक्टिव भी, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता मनी ट्रांसफर करने में। कौन सा बैंक कितना लेगा वो बैंक की ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कमीशन होगा वो हर ब्रांच का अलग अलग, बैंक वाइज, वो आपको बैंक में ही पता लगेगा। आईएफएससी क्या होता है? आईएफएससी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी कोड, आपके बैंक का आईएफएससी कोड क्या है ये पता करने के लिए आप अपना पासबुक में देखेंगे, उसमें साफ साफ तौर पे आईएफएससी कोड लिखा होगा। ये एक खास तरह का कोड है, 11 डिजिट का। देखिए 11 डिजिट का कोड होता है। अब ये एक नंबर का ये सवाल आ गया, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए कोई एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ इसको जो है इसी पेपर में इस्तेमाल करेंगे, आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी आईएफएससी कोड की। आईएफएससी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, और इससे जो है बहुत, बैंक में जब कभी भी आप डीडी वगैरह बनाने के लिए जाएंगे, मनी ट्रांसफर करने जाएंगे, वो कहेगा आईएफएससी कोड बताइए। क्या है आईएफएससी कोड? ये एक सिस्टम कोड है, जनरेट किया गया, 11 डिजिट का कोड होता है। इसके शुरू के 4 डिजिट इंडिकेट बैंक का कोड, ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट 6 डिजिट रिप्रेजेंट बैंक की ब्रांच कोड। लास्ट का जो है वो बैंक की ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांच कोड यानी हर एक ब्रांच का अलग अलग कोड होता है, तो ब्रांच कोड होनी चाहिए, तो ब्रांच कोड भी आपको पता लग जाएगा। एंड द 5th कैरेक्टर इज 0। और जो 5वां कैरेक्टर होता है इसमें,
चौथे कैरेक्टर के बाद जो कैरेक्टर यानी बीच का कैरेक्टर पांचवा वो जीरो होता है। सेपरेट करने के लिए वो सेपरेटर होता है, जीरो उसको लगाना मस्ट है। IFSC code is used by NEFT to identify the sender and receiving parties. ये जो NEFT में IFSC कोड यूज होते हैं या फंड ट्रांसफर करते वक्त IFSC कोड मांगा जाता है, तो ये किस लिए है? सेंडर और रिसीवर की पहचान करने के लिए। आपका IFSC कोड क्या है और दूसरी पार्टी का, सेकेंड पार्टी का जिसको मनी ट्रांसफर करनी है, उसका IFSC कोड क्या है उसकी बैंक का, और पैसा फिर आपके अकाउंट से उस व्यक्ति के ब्रांच के उस खाते में चला जाएगा। इसी वजह से हर बैंक की ब्रांच को एक स्पेशल कोड दे दिया गया है और उसी स्पेशल कोड से पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया, उसकी पहचान हो जाएगी। आपका IFSC कोड आपको पता करने के लिए आप अपनी पासबुक खोलेंगे बैंक की, तो पहला ही पेज जिसपे आपकी डिटेल लिखी हुई है वहीं पे ही आपकी ब्रांच और उसका IFSC कोड लिखा रहता है। और ये IFSC कोड यूनिक होता है, यानी दो ब्रांचेस का सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ अलग होता है, इसीलिए बनाया गया IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट RTGS। तो ये RTGS नेफ्ट के बाद RTGS रियल टाइम, तुरंत मनी ट्रांसफर सुविधा है, तुरंत पैसा ट्रांसफर। RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी पैसा सेटलमेंट करने के लिए रियल टाइम में तुरंत पैसा सेटलमेंट करने के लिए फंड ट्रांसफर करने की सुविधा है RTGS। जैसे ही पैसा रिसीव करेगा बैंक तुरंत ट्रांसफर कर देगा, वेट नहीं करेगा। नेफ्ट थोड़ा वेट करता है। क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस क्या है RTGS के? सेटलमेंट टेक्स इन द बुक्स ऑफ RBI फाइनल एंड इररिवोकेबल, यानी एक बार अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया और आप फिर कहें साहब नहीं वो तो गलती से ट्रांसफर हो गया था, तो उसके खाते में चला गया, वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए सोच समझ करके पैसा ट्रांसफर करिए। जैसे ATM से पैसा नहीं निकलता है और कट जाता है तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। पैसा गया तो जिसके खाते में आपने गलत IFSC कोड दे दिया, आपने गलत व्यक्ति का नाम दे दिया, तो ये यूजर की गलती। आप कहे कि साहब आपने गलत ट्रांसफर कर दिया है, ये तो गलत था, इसको बदल दीजिए, तो वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो फुल प्रूफ होते हैं, एक बार ट्रांसफर हो गया तो पैसा ट्रांसफर हो गया। सो सेटलमेंट टेक्स इन द बुक्स ऑफ RBI, ये जो सेटलमेंट आप कर रहे हैं ये RBI की नजर में रहता है ये ट्रांसफर, और इररिवोकेबल है, इसको दोबारा पलटाया नहीं जा सकता। यानी अगर आप थोड़ी देर बाद कहें कि साहब गलती हो गई और इसको तो पैसा जो है वो गलत, इसको वापस करिए, तो वो वापस नहीं होगा। गलती हो गई तो ये अगर सिस्टम से गलती हुई है तो वो फिर बैंक की गलती है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने खाते का IFSC कोड गलत बता दिया, खाते में व्यक्ति का नाम, अकाउंट नंबर गलत बता दिया, तो ये आपकी गलती है, बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरह के पेमेंट्स में ध्यान रखने की जरूरत पड़ती। RTGS इज नॉट 24/7 सर्विस, 24/7 की सर्विस नहीं है। बड़े पेमेंट्स के लिए अवेलेबल टू बैंक फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM, सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक, ऑल वर्किंग डेज। बट इट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये टाइमिंग जो है वो बैंक से बैंक में अलग अलग हो सकती है, ये अलग अलग भी हो सकती है।
लेकिन शनिवार के दिन 9 बजे से सिर्फ 2 बजे तक होती है। शनिवार को मनी ट्रांसफर आरटीजीएस के जरिए 9 बजे से 2 बजे तक का है। हालांकि वो कह रहा है इट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में बैंक से बैंक अपने अपने नियम अपने हिसाब से अलग अलग रख ले, लेकिन अभी जो है 24/7 की सर्विस नहीं है। 9 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ही ये ट्रांसफर होगा। तो ये एक नेफ्ट से एक डिफरेंस जो है वो यहां पे हमको ये मिलता है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप आरटीजीएस करा लो। फॉर लार्ज मनी ट्रांसफर, बड़े पैसे का ट्रांसफर करना हो, कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे छोटा है तो फिर आप बाकी आपको 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए आरटीजीएस नहीं करेगा वो आपका। उसके लिए नेफ्ट वेफ्ट नहीं, उसको तो आप मनी मोबाइल से ट्रांसफर करिए, बाकी तरीका अपनाइए। आपको बाकी तरीके भी हैं, आपको पूरी सीरीज में इस आपको फाइनेंशियल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बताया। छोटे किसी सब्जी वाले के लिए अब आप आरटीजीएस कराने लगे तो ये तो एकदम बेवकूफी वाली बात। एंटरप्राइज में बड़ी कंपनियां इस तरीके से लार्ज मनी ट्रांसफर करती, 2 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस। इनवर्ड आने वाले ट्रांजेक्शन की कोई फ्री है, यानी आपके पास पैसा आ रहा है और आरटीजीएस से आया है, उसके ऊपर कहे कि भाई चार्ज लगेगा, तो ऐसा नहीं, वो फ्री है। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन यानी बाहर जो पैसा बाहर भेज रहे हैं हम, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन क्या फीस है? 2 लाख से 5 लाख तक का 30 रुपए और 5 लाख से बड़ा 55 रुपए पर ट्रांजेक्शन। ये फीस जो है वो बैंक वसूलेगा 30 रुपए तक और 55 रुपए तक, उससे बड़ा। तो सोचिए कि अगर एक दिन में 1000 भी ट्रांजेक्शन हो गए, क्योंकि बैंक के तो हजारों कस्टमर होते हैं, ना सिर्फ सेविंग्स के बल्कि करंट अकाउंट के, और उसमें एक बड़ी ब्रांच के तो हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होते होंगे। आरटीजीएस करा रहा है, नेफ्ट करवा रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन के कितना पैसा बैंक को मिलता हो। तो बैंक की एक इनकम अपने सिक्योर नेटवर्क के जरिए मनी ट्रांसफर करने की भी होती है, और लोग इसको करंट अकाउंट वाले लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और बड़े जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें तो बैंक की असली इनकम यहीं से होती है। एक एक ट्रांजेक्शन कराने का 50 से 100 रुपए तक वो ले लेते हैं। आने वाले समय में इसकी चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंसी जैसी बढ़ेगी सर्विस चार्ज बढ़ जाएगी। दिस ट्रांजेक्शन हैज लीगल बैकिंग। एक पॉइंट ये भी है, ये ट्रांजेक्शन लीगल बैकिंग है, इसमें बाकायदा लीगल ट्रांजेक्शन है। लीगल मतलब सरकार की नजर में, और एक पार्टी को दूसरी पार्टी ने पैसा ट्रांसफर किया तो लीगली पैसा ट्रांसफर किया है। ब्लैक पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इससे। लिमिट है 25 लाख रुपए, और उसके साथ भी पैन कार्ड वगैरह सब लगेगा। 7वां है सेव एंड सिक्योर सिस्टम फॉर फंड ट्रांसफर। सेफ सेफ सुरक्षित सुरक्षित पैसा ट्रांसफर होता है। फंड ट्रांसफर करने में बैंक अपने निजी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और हाईली सिक्योर। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, और सीधा उस व्यक्ति के खाते में पैसा चला जाता है जिसका भी नाम आप लिख करके दे देंगे, और वो वापस नहीं लौटेगा पैसा। इट इज इररिवोकेबल। तो सीधा उस बेनिफिशियरी लाभ जो जिसको लाभार्थी है उसके अकाउंट में पैसा चला गया, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये एडवांटेजेस हैं आरटीजीएस और नेफ्ट के।
अगला पेमेंट सिस्टम है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। IMPS एक पेमेंट सर्विस है दैट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। IMPS यानी तुरंत पैसा पेमेंट करने की सर्विस, जैसे कि पेटीएम वगैरह कराते हैं, या इस तरह की जो छोटे छोटे हो गए, या आधार बेस्ड अंगूठा लगा करके पेमेंट सर्विस दैट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। एक तो सुविधा ये भी है कि ये IMPS सर्विस जो है वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आप राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं IMPS भी, जो ये आप डेबिट कार्ड से जो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है, ये सब IMPS, POS वगैरह सब IMPS के अंदर आती। और ये सब IMPS NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया, ये पेमेंट गेटवेज इसके। इट मेक्स द कस्टमर टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली थ्रू द बैंक्स एंड RBI। इसके जरिए कस्टमर अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है तुरंत, किसी बैंक के जरिए, बैंक को, या बैंक से किसी दूसरे के बैंक में, और RBI। एडवांटेजेस ऑफ IMPS, क्या फायदा है IMPS का? क्विक एंड इजी मनी ट्रांसफर, IMPS से भी जल्दी पैसा ट्रांसफर होता है। 24/7 वर्किंग ऑन हॉलीडेज ऑल्सो। आप मॉल में जाते हैं छुट्टी वाले दिन, आप अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं और पैसा बैंक ने ट्रांसफर कर दिया, जबकि बैंक तो, ब्रांच तो बंद है, लेकिन IMPS तो चल रहा है और बैंक के सर्वर चल रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसे का। सेफ एंड सिक्योर मेथड ऑफ ट्रांसफर एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा कटता नहीं है, हाँ ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तब। सेफ एंड सिक्योर मेथड है। डेबिट एंड क्रेडिट कंफर्मेशन थ्रू द SMS सर्विस। जैसे ही आप पैसा पे करते हैं, बिल पे करते हैं, आपने दुकानदार के पास गए और बिल पे किया अपने डेबिट कार्ड से, उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए IMPS मैकेनिज्म लगा रखा है, या किसी जगह पे किसी दुकान में आधार बेस्ड पैसा निकालने वाला भी है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और इसमें जो कंफर्मेशन पैसे निकलने की होती है वो एक SMS के जरिए होती है। आपने पैसा निकाला या आपने पेमेंट किया पार्टी को या दुकानदार को, आपके पास तुरंत एक SMS आ जाता है आपके बैंक से कि पैसा आपका इतना डेबिट हो गया। आपके पास पैसा ट्रांसफर हुआ, तुरंत आपके पास इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, वो आपके पास मैसेज आता। किसी ने आपके खाते में पैसा डाला IMPS से, आपको डेबिट क्रेडिट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई पैसा आ गया, पैसा चला गया। सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द IMPS। कौन कौन सी सर्विसेज IMPS के जरिए अवेलेबल रहती हैं? सेंड करना और रिसीव करना, दो ही मुख्य सर्विस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। या तो व्यक्ति को पैसा भेजना होगा या पैसा निकालना होगा, ये है IMPS। इमीडिएट, तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सर्विस। इसमें बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ट्रांसफर होता है छोटे छोटे बिल वगैरह पे करने हो तो आप इसको आराम से। QSAM, आधार मैपिंग करने की सर्विस। ये जो आप बैंक से आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, तो ये आधार सीडिंग करना यानी लिंक करवाने के मैकेनिज्म को आधार मैपिंग करना कहते हैं। आपके अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार मैप कर दिया जाता है तो वो आधार सीडिंग कहलाता है। और आधार सीडिंग में
आधार को क्यों अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना मैंडेटरी है? इससे हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर सरकार की नजर रहती है और इसीलिए मैंडेटरी कर दिया है, हर एक अकाउंट के साथ उस व्यक्ति को अपना आधार रखना जरूरी है। आधार के जरिए बैंक अकाउंट जब कनेक्ट हो जाता है यानी मैप हो जाता है, तो हर एक ट्रांजैक्शन क्या है और कितना है उसके ऊपर बैंक एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती। तो ये एक तरह से टैक्स चोरी होने से भी बचाता है। कोई टैक्स पहले जो है इलीगल ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन अब नहीं हो। तो बैंक ने अपने सिस्टम को और गवर्नमेंट ने अपने टैक्सिंग सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए आधार मैपिंग करवाई है, ताकि कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा हो, कोई ऐसा खाता तो नहीं है जिसके खाते में, आपने देखा ही है, जिसके खाते में आधार नहीं लिंक होता है वो खाता बंद कर दिया जाता है और उससे पैसा निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह के ब्लैक अकाउंट, जो ब्लैक मनी ट्रांसफर करने वाले थे, वो सबके सबके अकाउंट जो है वो तुरंत बैंक के पास पहुंचेंगे और बैंक और सरकार के पास उनकी डिटेल होगी। तो आधार मैप की सर्विस QSAM कहलाती। दिस सर्विस हेल्प्स यूजर इन नोइंग देयर आधार सीडिंग स्टेटस विद देयर बैंक अकाउंट्स। क्या आपका आधार आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट है कि नहीं, ये सर्विस आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते। दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाय डायलिंग *99 *99 हैश, *99 हैश, ये डायल करके आप पता कर सकते हैं। यूजर विल नो वेदर हिज आधार इज लिंक्ड विथ एनी बैंक और नॉट। इफ यस, सी डिटेल्स ऑफ द बैंक। अगर आपका आधार आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा तो इस सर्विस को लेते ही, क्योंकि आपने अपना मोबाइल भी लिंक करवाया होगा, बैंक में जब आप जाते हैं और अपना आधार सीड करवाते हैं, आधार की जानकारी देते हैं, केवाईसी भरते हैं, तो बिना आधार के और बिना मोबाइल नंबर के तो केवाईसी भी नहीं भरा जाएगा। तो वहां पे जो आप मोबाइल नंबर अपना ऐड करवाते हैं, तो ये मोबाइल नंबर से जानकारी हो जाती है कि कौन व्यक्ति ये अकाउंट चला रहा है और कितने खाते हैं उसके पास, खाते में पैसा कौन कौन ट्रांसफर हो रहा है, कहां कहां से आ रहा है, इस तरह की जानकारी आपको मिल जाती है। इस तरह से ये जानकारी यूजर के काम आती है। तो दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाय डायलिंग *99 हैश। यूजर विल नो वेदर हिज आधार इज लिंक्ड, और बैंक की डिटेल भी आपको पता लग जाती है। इस सर्विस का QSAM, आधार मैपर सर्विस, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, QSAM के नाम से जानी जाती है ये सर्विस। ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन जो बिल आप देते हैं, भरते हैं, या आपके पास जो ऑनलाइन बिल आता है, क्या होता है ऑनलाइन बिल? देखिए, ऑनलाइन बिल जो हम लोग देते हैं, ऑनलाइन बिल बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का ऑनलाइन बिल आता है, आपको बताता है भाई आपको बिल पे करना है, कस्टमर के पास एक कॉपी आ जाती है बिल की। आपके हाउस टैक्स की एक ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए बोलता है और आपको बिल भी बकायदा दिखाता है। हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, सीवर टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स और भी जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास आते हैं, इनके क्या फायदे हैं? ऑनलाइन पेमेंट इज ए सिक्योर डिजिटल पेमेंट सर्विस। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सिक्योर डिजिटल पेमेंट सर्विस। सिक्योर इसलिए कि आपके पास सीधे बीच में किसी और के हाथ नहीं जा रही है। दैट अलाउज ए कस्टमर टू पे बिल्स विदाउट हैविंग टू राइट चेक एंड मेल देम।
ना आपको बिल के लिए किसी को मेल करने की जरूरत है। एक फायदा ये भी है, आपको बिल टाइमली जो है आपके पास पहुंच जाएगा, आपको वो नोटिफिकेशन भी देता रहेगा। एक सुविधा ये भी रहती है ऑनलाइन बिल पेमेंट करने की। साथ ही आपको बिल पे करने के लिए लिंक भी दे रहेगा, उससे आप अपना बिल भी तुरंत उसी लिंक से बिल भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बिल इज इश्यूड वन टाइम और रिकरिंग बिल। ऑनलाइन बिल एक बार भी दिया जाता है और बार बार रिमाइंडर के तौर पे भी यूजर को मिलता है। रिकरिंग बिल आपने पेमेंट नहीं किया तो बार बार वो रिवाइज करके आपको देगा, जिससे यूजर अगर भूल जाए तो उसको रिमाइंड कराता रहे। इट इज ऑफर्ड बाय मैनी बैंक्स। बहुत सारे बैंक्स ऑफर करते हैं ये ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस बिल पे पेमेंट कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट से जरूर जुड़ा होगा। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बिल्स, क्या फायदा है? ऑनलाइन बिल पे रिमिट्स पेमेंट्स इमीडिएटली। जो पेमेंट है वो लोग तुरंत जमा करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिल दे रहे हैं, बार बार आपको रिमाइंड कराते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा पैसा पे करना है। अगर आपको रिमाइंड नहीं कराएंगे तो यूजर जो है भूल जाएगा और पेमेंट लटका रहेगा। इसीलिए ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए आजकल ऑनलाइन बिल जो है वो बहुत, हर सर्विस जो है वो ऑनलाइन बिल पे करने की चालू कर दी गई है। गवर्नमेंट ने जितने भी बिल हैं वो ऑनलाइन भेजे जाने लगे और बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं। इससे क्या है कि पेमेंट जो है वो तुरंत होता है। ऑनलाइन बिल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑनलाइन बिल जो होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है कि पेपर वेस्ट होने से पहली बात तो बचाता है, और पेपर जब वेस्टेज से बचेगा तो एनवायरमेंट भी ग्रीन रहेगा, क्योंकि पेपर वेस्टेज से बचा रहा है। पेपर, आपका पेड़ कटते तो पेपर बनता है, तो पेपर वेस्टेज रोक रहा है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। बार बार पेमेंट के लिए बार बार कागज नहीं भेजने पड़ते, बस आपको एसएमएस कर दिया कि आपका बिल इतना रह गया है, तुरंत पे करिए वरना इतना पेमेंट आपको ये पेनल्टी लगेगी। या ये ऑफर किया जा रहा है, अगर आप टाइमली बिल पे करते हैं तो ये ऑफर है, और अगर आप उसके बाद करेंगे तो ये आपको इतना पेनल्टी लगेगी। अब इस डर से लोग जो देने वाले भी नहीं थे, पहले कागज के बिल आते थे, वो कागज के बिल जो है हाउस टैक्स की कागज की रसीदें होती थी, लोग इधर से उधर कर देते थे, वो बिल फिर साल साल 2-2 साल पड़े रहते थे। अभी क्या है, आपके एसएमएस कर करके वो परेशान कर देगा और आप तुरंत बिल पे करेंगे। ये है वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। मैनी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट बॉडी सेंड बिल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई अलग से पैसा नहीं लेते वो, ऑनलाइन बिल भेजने का कोई पैसा नहीं होता, और सस्ता भी है गवर्नमेंट के लिए, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सारा मैसेज एसएमएस के जरिए जा रहा है, तो एसएमएस कर रहे हैं वो, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। नो नीड टू वरी अबाउट बिल्स। एक सुविधा यह भी है कि बिल्स के बारे में वरी नहीं होना पड़ता, पहुंचा कि नहीं, खो गया दोबारा से भेज देंगे, मैसेज ब्लास्ट करने की देर है, और रिसीवर का मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा ही हुआ है, तो मिस करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। एक बार 10 बार भेज देंगे, 10 बार रिवाइज कर देंगे, तो बिल पहुंचे कि नहीं, बिल कहीं खराब तो नहीं हो गया, फट तो नहीं गया, इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन बिल और ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। इसके ये एडवांटेजेस। दैट्स ऑल। ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से हमने शुरुआत करी थी कि हमारे पास डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं, और उसमें ओटीपी क्या होता है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, पासवर्ड कैसे एक्सपायर होता है, कितनी देर रहता है, कितने डिजिट का होता है, एक बार लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है, ये सब इसके फीचर्स हैं।
और ये सर्विसेज तो हम लोग भी यूज कर चुके हैं, तकरीबन सभी लोग ओटीपी की। बैंक ट्रांजेक्शन करते वक्त ओटीपी आता है, इसके अलावा कुछ बड़ी सर्विसेज हैं उनसे लॉगिन करते वक्त ओटीपी बनता है। तो ओटीपी जो है सिक्योर मेथड है लॉगिन करने का। क्यूआर कोड्स हैं, पेटीएम वगैरह करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैनिंग करते हैं, सिक्योर पेमेंट। क्यूआर कोड जापान में बनाए गए। यूपीआई, पेटीएम, भीम, गूगल पे, ऑक्सीजन वॉलेट वगैरह ये है। छोटे छोटे यूटिलिटी बिल, स्कूल फीस, सब्जी वाले का पेमेंट बार बार जो किया जाए, उसके लिए बैंक में बार बार लाइन लगा के पैसे निकालते रहेंगे तो यूपीआई ऐप भी उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर नंबर 8 समझिए इंपॉर्टेंट से भरा हुआ है। एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें आधार कार्ड, आधार नंबर के जरिए ही आप पैसा निकाल लें। आपको आपका आधार आईडी याद है, बस आपको बायोमेट्रिक देना है, सीधे पैसा निकालिए। कोई फॉर्म वगैरह बड़े लंबे चौड़े लाइन लगाने की जरूरत नहीं। बैंक मित्र के पास जाके आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी छोटी जगह से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया था, एनपीसीआई। यूएसएसडी आपको बताया, मोबाइल से भी आप मोबाइल बैंकिंग में यूएसएसडी लेना पड़ेगा आपको। एक छोटी यूएसएसडी सर्विस *123# कहीं में चलती है, जिसमें आप अपने मोबाइल का पेमेंट वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इस सेशन में हमने ये भी पढ़ा। ई वॉलेट्स कौन कौन से होते हैं, इसको भी हमने देखा। जो छोटे छोटे ई वॉलेट हम बनाते हैं, इसमें छोटा ट्रांसफर करते हैं। इसमें हमारे पास पेटीएम आता है, मोबीक्विक आता है, ऑक्सीजन आता है, आईसीआईसीआई पॉकेट्स आता है और एसबीआई बडी। ये कुछ हमने सबसे जो बड़े पावरफुल टूल्स हैं और जो मेथड है और जो गेटवेज हैं पेमेंट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए और आप इसी को तैयार करिए। पीओएस के बारे में है, पॉइंट ऑफ सेल, जो कार्ड स्वाइप कराते हैं, मर्चेंट कैलकुलेट करता है जो आपका जो है सेल हो रही है, उसको कैलकुलेट करने के बाद पेमेंट ऑप्शन देता है आपको, कैश और क्रेडिट, कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का। उसके लिए क्या हार्डवेयर लगते हैं, मॉनिटर, बारकोड स्कैनर, क्रेडिट कार्ड रीडर, ईवीएम, रिसिट प्रिंटर, कैश ड्रॉवर होती है। इंटरनेट बैंकिंग के क्या फायदे नुकसान है और कितने तरह की इंटरनेट बैंकिंग होती है, क्या सुविधा मिलती है इंटरनेट बैंकिंग में, और उसके जो टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम भी होता है, जिसमें केवल आपने गए अपना लॉगिन किया, केवल सूचना चाहिए, जिसमें आप जो है इंटरेस्ट रेट, लोन, बैंक डिपॉजिट, कैलकुलेशन, ये सब करते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आप अकाउंट बैलेंस वगैरह पता करते हैं, और तीसरे में आप पूरा तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं। कस्टमर की जानकारी, आप अपना खुद की भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, पिन बदल सकते हैं, अपना अकाउंट का पासवर्ड बदल सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है। एटीएम क्या होता है, एटीएम के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड्स में क्या फर्क है, ये हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में भी पढ़ा हमने इसमें। सिक्योर कार्ड, कस्टमर फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट सर्विस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे कि ई बैंकिंग के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। और कन्वीनियंट मेथड है, ट्रांसफर है, पेपरलेस है, 24/7 आपके पास बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हम ऑनलाइन बैंक लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, वो नेफ्ट और आरटीजीएस, ये हमने आज देखे कि किस तरह से नेफ्ट और आरटीजीएस के जरिए यूजर पैसा ट्रांसफर कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी सर्विस है, बहुत सारी सर्विस बैंक देता है अपने कस्टमर्स को अपने पैसा ट्रांसफर करने की, और उसमें से नेफ्ट और आरटीजीएस जो है वो बहुत ही सिक्योर मेथड है। बैंक के अपने खुद के पर्सनल नेटवर्क से, सिक्योर वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क से ये पैसा ट्रांसफर होता है।
तो यहां गारंटी है पैसा ट्रांसफर होगा और पैसा चोरी नहीं हो सकता। बैंक अपने नेटवर्क से पैसा ट्रांसफर करते हैं। आईएमपीएस के बारे में अभी हमने देखा कि आईएमपीएस क्या करता है और पेमेंट कैसे इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारा चैप्टर 8 यहां पे खत्म होता है और अब हमारा जो है अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जो कि फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। ये चैप्टर जो है आपको अगली क्लास में ही पढ़ने के लिए मिलेगा, बट हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं, आईओटी है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, 3D प्रिंटिंग है और आरपी है, रोबोट प्रोसेस। इनके बारे में क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग किसको कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। और एक एक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है, और इसके खत्म होते ही ये पूरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आप अपना पीछे जो अभी मैं आपको ये स्लाइड बता रहा हूं, इनके कंटेंट तैयार करना शुरू कर दें और रिवीजन रोज रोज करते रहें। अपना रिवीजन रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी। फ्यूचर स्किल, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। आज हम लोग इसको शुरू नहीं करेंगे, बस मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और जो इस वक्त एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे अपना सेशन, और कल के सेशन में हम लोग चैप्टर, जो हमारा फाइनल चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।